एक संगठन है राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत जो है यह एक समग्र क्रांति के लिए बनाया हुआ जो एक जन आंदोलन है और ये जो लिमिटेड पॉलिटिकल एक्शन की सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति के लिए बना हुआ संगठन है। लेकिन हम इसमें जो है 100 राजनीतिक पार्टियों को 10,000 सामाजिक संगठनों को जोड़ रहे हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी किसी को टिकट नहीं देगी। जो टिकट देने वाली जो रिपब्लिकन पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है या कांग्रेस पार्टी, हम हमारा पहला 2024 का मिशन है भाजपा को हटाओ और भारत को बचाओ। तो पहला हमारा टारगेट है कि बीजेपी को किसी कीमत पे भी जो है इस देश की सत्ता से हमको आउट करना है, क्योंकि हमारी कोई भारतीय जनता पार्टी से निजी दुश्मनी नहीं है। हमारा ये कहना है कि जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर और उनके साथ में 300 लोगों ने जो मिलकर बनाया, वो संविधान भारत राष्ट्र, भारतीय संविधान और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था। लेकिन आज जो है उस संविधान के खिलाफ, उस भारत राष्ट्र के खिलाफ और उस ह्यूमन राइट्स के खिलाफ जो है बात की जा रही है। इसलिए हमारा कहना है कि ऐसी पार्टी को सत्ता से हटाकर जो है हमें एक जो है संविधानवादी, भारत राष्ट्रवादी और मानव अधिकार को मानने वाली पार्टियों को सत्ता में लाना है। आपका ये संगठन कितने सालों से काम कर रहा है? हमने सबसे पहला डिमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे सबसे पहले इतिहास में अगर कहीं किसी ने किया है तो ये जो संगठन का जो काम है, हमने जो 2016 को जो है 26 नवंबर 2016 को सबसे पहले हमने जंतर मंतर पे संविधान दिवस को मनाया था और उसमें 20,000 लोग हमने जो है लाए थे। लेकिन हमको परमिशन जो 500 लोगों की ली थी, फिर हम रामलीला मैदान पे पहली बार हुआ। इसके बाद एक जन आंदोलन आज आप देख रहे हैं कि भारत के संविधान के लिए आज पूरे देश भर में एक जन आंदोलन खड़ा हो चुका है। तो 2016 में हमने इसका डिमोन्स्ट्रेशन किया था। अभी आने वाले आगामी चुनाव जो लोकसभा का होने वाला है, क्या आपके कोई कैंडिडेट इस मतलब कि अगर पार्टी से अगर कोई टिकट लेना चाहे, जैसे कि आप बता रहे कि गठबंधन होकर के हम लोग मतलब कि भाजपा मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, क्या कोई कैंडिडेट अगर आना चाहे तो क्या करेंगे? पूरे अभी हमने हमारे जो रिपब्लिकन पार्टी के जो यहाँ के उपाध्यक्ष और इधर के प्रभारी हैं, उन्होंने घोषणा किया कि कोई भी अगर हमको 7 सीटें लड़ाना है और दिल्ली की ही नहीं बल्कि पूरे 543 सीटों पे हम अपने जो प्रत्याशी है, हम खुद अपने कई पार्टियां हमारे साथ में जो है वो पार्टियां खड़ी कर रही है। उसके अलावा जो है जहां पर भी ऐसे जो लोग हैं जो खड़े हो रहे हैं, जो संविधानवादी है और जो मानवतावादी हैं और जो भारत राष्ट्रवादी हैं, वो क्या रहा है कि इस देश को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई राष्ट्र के नाम से जो तोड़ने की कोशिश की जा रही है, महिलाओं के उत्पीड़न करने वाली जो योजना है हिंदू राष्ट्रवाद के नाम से जो की जा रही है, उसके खिलाफ हम ज़बरदस्त तरीके से हम खड़े हो रहे हैं। और इसलिए हमारा कहना है कि जहाँ पर भी जो आदमी खड़ा होगा वो संविधानवादी है। अगर भाजपा को हरा सकता है तो उसको हम सपोर्ट करेंगे, जहाँ पर हमारा कैंडिडेट जीतने लायक नहीं है। अभी आज के जो आज मीटिंग हुआ है उसमें क्या क्या मतलब वार्तालाप हुई हैं और किन किन बातों को लेकर के मतलब कि आप लेकर चल रहे हैं? आज का जो रिजोल्यूशन है, अधिकतर हमारे जो सामाजिक संगठन उसमें जुड़े हैं। दलित बहुजन एकता मिशन के हमारे राष्ट्रीय संयोजक यहाँ पर उपस्थित हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, और उनके साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सामाजिक संगठनों के हुए हैं। हमारे बहुजन आंदोलन के नेता जो है कमल किशोर जी सेठ जी यहाँ पर उपस्थित हैं। ये सामाजिक व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी जो है राजनीति में हमको वोट देना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार देके सबको सम्राट बना दिया है। आज जो है वो सम्राट जो अपने प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, सरकारें चुनने का काम जो है हमारी जो जनता जनार्दन है। पहले राजा महाराजा लोग राज करते थे, लेकिन आज की जो व्यवस्था है उसमें बाबा साहब अम्बेडकर की वजह, हमारे महापुरुषों की वजह हमको डेमोक्रेसी मिली है। इसके ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी टोटल खिलाफत है। आज ईवीएम जो है टोटल मतलब जो है संविधान के खिलाफ हो गया, लोकतंत्र की हत्या करने में सबसे ज़्यादा मशगूल हो गया। आपने जाना होगा कि किस तरीके से जो है एक अविश्वसनीय, अपारदर्शी जो एक मशीन है जिसको मतलब जो है हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, ये सबसे बड़ा जो है एक लोकतंत्र की हत्या का मामला है। इसको हमको सबको मिलके ईवीएम हटाओ भारत बचाओ अभियान में भी हम लगे हुए हैं। इंडिया गठबंधन के बाद भी बहुत सारे ऐसे गठबंधन हो चुके हैं बहुजनों में, जो बहुजन पार्टी है, अब जितनी भी बहुजनों की पार्टी है वो अलग अलग बैनर से वो लड़ रहे हैं, उनका अलग चल रहा है। क्या लगता है कि आपको इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए या उन बहुजन के जो पार्टियाँ हैं, छोटी मोटी जो दल हैं, उनके साथ में आप जाना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। हम लोग जो है इस देश के अंदर, मैं बहुजन समाज पार्टी का मतलब जो काशीराम साहब के साथ में मैं उनका फाउंडर सदस्य रहा हूं और हमने सरकारें बनाई है उत्तर प्रदेश में जो है। तो इस तरीके से आपको मालूम होगा कि आज हमारी जो है इंडिया गठबंधन में न तो बहुजन समाज पार्टी को लिया गया अभी तक के, न तो प्रकाश अम्बेडकर को, न तो चंद्रशेखर को, न कोई मतलब जो है बहुजनवादी और दलित शोषित समाज का जो संविधानवादी है उसको किसी तरह से नहीं लिया गया। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं, ये हमारी कोशिश है कि हम एक तीसरा मोर्चा के रूप में हो, चाहे तीसरे मोर्चे के रूप में हम खड़ा कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन मोर्चा हमारा अपने आप में खड़ा हो रहा है। लेकिन अब जो है
बहन मायावती को भी अभी बताया जा रहा है कि वो भी मतलब प्रयास कर रही है। तो ये प्रयासों के चलते जो है हम ये कर रहे हैं, लेकिन इतना तो बात सही है कि हम पब्लिक को जोड़ रहे हैं और पब्लिक उसी का निर्णय लेगी जो संविधानवादी होगा। और जहाँ पे हम मतलब, लेकिन हाँ, ये काशीराम जी ने हमको एक पाठ पढ़ाया है कि हमको किसी भी हालत में, जब तक हम मजबूत नहीं होते तब तक कि हम किसी की भी मजबूत सरकार नहीं बनने देंगे, हमको मजबूर सरकार बनने देना है। तो इस दिशा पे अगर हमारे 50 या 100 भी अगर कैंडिडेट आते हैं या 50 भी आते हैं और हमारे बिना सरकार नहीं बनती, तो हम पहले दावेदार होंगे कि इंडिया गठबंधन के साथ में। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडा को एक तरफ रख के और सबको, अगर हमने कहा कि कोई भी मतलब जो है बेरोजगार है, ज़रूरतमंद है, उसको जो देगा 30,000 न्यूनतम का सरकारी रोजगार, उसकी हम बनाएंगे सरकार, जिसमें हम पत्रकारों को भी जो है, श्रमजीवी पत्रकारों को भी न्यूनतम 30,000 का वेतन हमारी सरकार आने पर हम देंगे। और उसके साथ में जो भी ज़रूरतमंद हमारे जो बेरोजगार हैं उनको 30,000 से शुरू करेंगे। योग्यता के आधार पर 3 लाख से ज़्यादा किसी की तनख्वाह नहीं होगी। समाजवादी लोकतंत्र नाम है इसका। इसलिए जो है आज एक मुकेश अंबानी की जो है बेटे की शादी हुई, इसमें 75 करोड़ रुपया देकर जो है सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके एक नाचने वाली को बुलाकर जो विदेश से खर्च किया, वो हमारा अपना पैसा है जिसके ऊपर हमको अंकुश लगाना है। किसी की भी हैसियत इतनी न हो कि किसी के जो है दौलत के ऊपर जो है इस प्रकार का नंगा नाच कर सके। इसलिए हमको 100 करोड़ से ऊपर संपत्ति की हमने मांग रखा है इसमें मैनिफेस्टो में कि वो जो है उसको जब्त किया जाए और उसको जो है सरकारीकरण किया जाए। निजी उद्योग में हमको अगर आरक्षण नहीं देते तो सारी 100 करोड़ से ऊपर की जो उद्योग है उसको राष्ट्रीयकरण किया जाए। ईवीएम का जैसे आपने अभी जिक्र किया है, ईवीएम का जो आवाज़ जो उठाने वाले सिर्फ छोटी मोटी पार्टियां ही उठा रही हैं और पब्लिक उठा रही है, और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो उठा रहे हैं, बड़ी पार्टियां तो शांत है। बिल्कुल आपने सही बोला, कांग्रेस छुपे छुपे बोल रही है। हमारा एक निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी के भरोसे हम नहीं हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के भरोसे हमने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की उनके भरोसे रह के सरकार आज बीजेपी की आ गई। तो हमने लोगों से भी कहा है कि कांग्रेस को साथ लिया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस का आंख मूंद के भरोसा करना पूरे देश के लिए बहुत बड़ा घातक होगा। क्योंकि आप कांग्रेस के जीतने के बाद भी आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस के जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो उनकी पार्टियों में जा रहे हैं। इसलिए हमको ऐसे जो लोग चाहिए जो कट्टर होकर जो है संविधानवाद के ऊपर और आपकी जो भारत के जो डेमोक्रेसी के ऊपर जो है वो मतलब स्थापित होकर रह सके। ये हमारा मतलब एजेंडा है। चलिए सर, एक और मेरा सवाल है। 100 से ज़्यादा आपने कहा जो पार्टियां हैं, संगठन है आपके साथ हैं। जब ये एक सूत्र में कहते हैं, कई बार ऐसी कोशिश की गई है कि एक सूत्र में पिरोने की, लेकिन ये एक साथ बैठना नहीं चाहते, एक साथ चलना नहीं चाहते, तो उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, प्रयास बाबा साहेब से पहले भी होते रहे। गौतम बुद्ध ने भी अंत में हार के बोल दिया कि मेरा काम सबको आह्वान का तो है, सबको एक करने का है, लेकिन फिर भी जब देखें कि जिसकी चोरी की आदत है, जिसकी दलाली की आदत है, वो तो करेगा ही। इसलिए जो है हमारा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हमारा जो नारा है, ये हम कामयाब करने जा रहे हैं। बाबा साहब के साथ भी सारी दुनिया एक नहीं हुई थी, लेकिन जितना उनको साथ मिला था, जरूर उन्हें अचीवमेंट दिया। उसी तरह से हम चाहते हैं, पहले बाबा साहब के साथ इतना पढ़ा लिखा वर्ग नहीं था, आज 50 करोड़ लोग हमारे साथ पढ़ा लिखा वर्ग है, सक्षम लोग हैं। अगर हम 50 करोड़ में अगर 5 करोड़ लोगों को भी एक कर दिए तो निश्चित रूप में जो है हम इस देश की सरकार को, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने, काशीराम जी ने जो सपना देखा था, संजोया था कि वो इस देश को जो है संविधानवाद के अनुसार जो है मानवतावाद के अनुसार हम संत महापुरुषों का देश हम बना सकते हैं, विश्व का गुरु हम देश बना सकते हैं। आज भी हमारी इस कामयाबी पे हम दृढ़ हैं। दलितों के अलावा कोई भी देश के अंदर जितने भी आंदोलन हो रहे हैं इस वक्त सिर्फ दलित ही, यानी कि कहीं पे भी देखेंगे तो दलित ही दिखाई देगा। सारे आंदोलन करता दलित दिखाई देगा, लेकिन उसकी रेवड़ी और ओबीसी वर्ग खा रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, दलितों आगे आने को तैयार नहीं है। दलितों से बड़ा जो क्रांतिकारी रूप है, हम तो जो वो लीडरशिप जो ओबीसी की रही है, वो भाषा भी नहीं बोल सकते। महात्मा फूले ने जो ब्रह्मा के बारे में बोला, और आपने देखा होगा कि जो पेरियार ने जो काम किया है, वहाँ तो ऐसा हुआ कि उनने जो आप बहुत बड़े पैमाने पे वो जो देवी देवताओं को चप्पल मारते रहे, फिर भी आज सरकार वो बनाए हैं। वहाँ पे आज भी कोई एक ब्राह्मण वहाँ पे चुनाव नहीं जीत सकता। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ओबीसी के बारे में हमारा गलत सोच है। महात्मा फूले से लेके और जितने भी बड़े जो क्रांतिकारी हुए हैं, अगर ज़्यादातर अगर कहेंगे, हाँ, लेकिन ओबीसी की समस्या ये है कि ओबीसी को जो है आरएसएस छोड़ नहीं रहा है। अगर ओबीसी जो हट गया तो उनको मालूम है कि हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्या आपको लगता है, आप कह रहे हैं उल्टा कह रहे हैं, आप कह रहे हो कि आरएसएस ओबीसी को छोड़ नहीं रहा है, लेकिन देखा जाए तो ओबीसी आरएसएस को नहीं छोड़ रहा। नहीं, जो भी परिस्थिति देखिए, एक तरफ अगर आप देखेंगे जैसे अखिलेश यादव है, उसके घर से निकलने के बाद गंगा जल से उसका शुद्धिकरण किया जाता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आरएसएस छोड़ नहीं रहा? अभी देखिए, अखिलेश यादव हो चाहे लालू प्रसाद यादव हो, आपने देखा होगा कि अभी
कोई आदमी क्या है अभी 5वीं क्लास पढ़ रहा है, कोई 8वीं क्लास पढ़ रहा है, तो अभी पूरी तरह से आप उसको 100% अभी किसी को भी नहीं कह सकते। लेकिन ओबीसी में अगर आप देखेंगे तो प्रोफेसर जो है यादव, लक्ष्मण यादव का आपने देखा होगा, है ना। कुछ ऐसे भी साथी हैं जो बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, तो आप अखिलेश को ही ओबीसी का सर, इसी पर मेरा एक सवाल है। आपने कहा लक्ष्मण यादव, क्या आपको लगता है कि जो दलितों के मंच पर आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और ओबीसी के मंच शायद उन्हें कहीं मिलते नहीं और ओबीसी लोग उनके साथ जुड़ते नहीं, एक डायरी निकाली उन्होंने, लक्ष्मण की डायरी, वो सारे जो दलित है वो अपनी पॉकेट में डाल के घूम रहे हैं, लेकिन ओबीसी उसे बिल्कुल नहीं खरीद रहे, ऐसा क्यों? हाँ, देखिए उसमें यह है कि आज एक ओबीसी के नाम से, देखिए पहले उस समय ऐसा था कि हमारे पास ओबीसी का मंडल कमीशन का जब आंदोलन किए थे तो ओबीसी हमारे शेड्यूल कास्ट के आदमी को बनाना पड़ रहा था। आज तो ओबीसी के लोग कम से कम कह रहे हैं और एक बड़े पैमाने पे आंदोलन भी चल रहा है। लेकिन मुझे विश्वास है कि हम लोग अगर दलित शोषित लोग हैं, अगर हम लोग, सबसे बड़ी हमारी कमी रही है कि हम बौद्ध न होना हमारी सबसे बड़ी नुकसान की बात है। आज आप भी मतलब जो है बोल रहे हैं कि मतलब दलितों की जो बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब बाबा साहब ने कह दिया कि मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, मुझे हिंदू रह के नहीं मरना है, फिर हम अगर बौद्ध बन जाते तो आज ओबीसी हमारे साथ आते। आप शेड्यूल कास्ट में हैं, आप हिंदू हैं, तो आपको चमार, महार, वाल्मीकि, भले ही आप उसका नाम कुछ भी कर दो, लेकिन आपको गोबर का नाम गुड़ रख देने से आपका जो है वो परिवर्तन स्वाद में नहीं होने वाला है। देश के अंदर इस समय सबसे ज़्यादा जो शोषण दलितों के ऊपर होता है, सबसे ज़्यादा शोषण करने वाली जो कम्युनिटी है वो ओबीसी है। नहीं, ओबीसी को ये समस्या है कि एट्रोसिटी एक्ट में उसको ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है, उनकी भी अपनी समस्या है। तो सवाल आज इसका नहीं है कि आज जो परिस्थिति आ रही है, हमारा कहने का है कि अभी एक हम जाति को हम ख़त्म करना, ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। हमारी सत्ता को हासिल कर देना ये तो एक लक्ष्य है, लेकिन हमारा अंत क्या है कि हमको आरक्षण को जीवन भर गले में लटकाने का नहीं है। आरक्षण को भी हम ही ख़त्म करेंगे। जो सवर्ण बैठे हैं वो उनको ख़त्म करते नहीं आता है। हमको एक दिन ऐसा आएगा जब जाति ही नहीं रहेगी तो फिर आरक्षण खत्म हो जाएगा अपने आप। हम तो कहते हैं गांधी जी और बाबा साहब के बीच में एक समझौता हुआ था कि 10 साल के अंदर तुम जाति को ख़त्म कर देना, हम आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। तो हम जो आरक्षण विरोधी लोग हैं उनको तो हम कहते हैं कि आप आरक्षण को विरोध करने की बजाय आप जाति खत्म कर दो। आरक्षण तो यूपी के अंदर देखा जाए तो खत्म हो चुका है सब जगह। आरक्षण को लटका के रखना चाहते हैं आप, खत्म हो ही नहीं सकता जब तक के जातियां है। आरक्षण तो जाति का नाम ही आरक्षण है। इसलिए आप लोगों को समझने में आना होगा कि आप ये क्यों नहीं खत्म करते। इनके हाथ में तो पावर है, लेकिन अभी देखिए फिर सवर्णों को, गरीबों को आरक्षण दे दिया। तो ये कितनी बड़ी बात चल रही है। एक तरफ आपके आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ 10% जो है उन्होंने आरक्षण जो है अपने गरीब जो है EWS को मतलब दे दिया। तो इसलिए आप लोगों को समझना होगा कि आरक्षण एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा बन चुका है। इसलिए हमको बहुत ही गंभीरता से आज की डेट में इसके ऊपर काम करना होगा। सर, ऐसा क्या कारण है कि जो आज ओबीसी समाज सबसे ज़्यादा मनुवाद की लाश को ढो रहा है? देखिए, मनुवाद अभी लोगों को न मनुवाद समझ में आ रहा है, न हिंदू का क्या है वो भी नहीं समझ में आ रहा है। आप हर हिंदू के मनुवाद तो उन्हें समझ में प्रॉपर आता है ना कि वो अभी शिवरात्रि थी तो सबसे ज़्यादा ओबीसी उसमें देखने के लिए मिलते हैं। शिवरात्रि का मतलब अब देखिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि अभी आदमी जो क्या कर रहा है, अभी शिवरात्रि के नाम से आज जो है तेली को बना दिया। मान लीजिए एक वो तेली बोलता है ना अपने आप को, जो नरेंद्र मोदी क्या बोलता है, वो मोड़ घाची कम्युनिटी का, लेकिन वो अपने को तेली बता रहा है, तो तेली जाते बोलता है। तो आज परिस्थिति ये है कि तेली का काम क्या है, वो तो ईसाई भी बताते हैं सर। तो इसलिए मेरा कहना है कि आप समझ जाइए कि अभी धर्म के नाम से जो है कोई कुछ भी कह के वोट ले रहा है। तो अभी ये जब अब समझ में आ रहा है लोगों को कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तब मतलब जो है नरेंद्र मोदी के उस उद्घाटन कार्यक्रम में चारों शंकराचार्य नहीं आए। ये बात को पंडित समझ रहे हैं, वो बात को आम आदमी नहीं समझ पा रहा है। वो हम समझ रहे हैं कि क्यों नहीं आए, उसके पीछे जो है, तो इसकी बात अलग से हम करेंगे। मनुवाद जो है इसको आदमी नहीं समझ रहा है, इसलिए जो है अभी समाज के अंदर यही हम कहते हैं पढ़ा लिखा आदमी जो है अपने घरों में, दलितों के घरों में कितने % लोगों के घर में संविधान है, कितने घरों में आप यहाँ पे देख लीजिए दिल्ली के अंदर जो है कितने लोग बाबा साहब की जो रिपब्लिकन पार्टी को चला रहे हैं, कितने लोग बौद्ध धर्म का काम कर रहे हैं। भाई हम तो केवल बोल रहे हैं ना कि उनको मानना चाहिए, भाई हम भी तो नहीं मान रहे, हमारे लोग भी नहीं मान रहे। आज हमारी समस्या यही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर जो है कई गुट में रिपब्लिकन पार्टी है, लेकिन यहाँ पे अगर कई लोग अपने अपने घर में नीला झंडा भी लगा देंगे और बाबा साहब के संविधान का जो है सबे, अगर वो सब इसकी बात करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो हमारे लोग संविधान की पूजा क्यों नहीं कर सकते, उसका सम्मान क्यों नहीं कर सकते। तो ये समस्या पूरे देश की समस्या है। इसलिए हम लोग जो है हर संविधान, घर घर संविधान, भारत का संविधान, भारत का आखिरी भगवान के रूप में हम
प्रचार कर रहे हैं। और हमारे खड़े होने से अगर हमारी बाबा साहेब की, हमारे समाज की, हमारे विचार की, महापुरुषों की विचारधारा भी जाती है तो हम जो है दुश्मन के सामने खड़े होना हमारी जीत की शुरुआत होती है। हम जीत गए तो बहुत बड़ी बात होगी, नहीं भी जीते तो हम अपनी विचारधारा का हम प्रचार जरूर करेंगे। और आपके मीडिया के माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं कि आप लोगों का सबसे ज़्यादा फ़र्ज़ है कि इस देश के अंतिम आदमी तक की आपको जगाना है और अपनी जो नारी शक्ति को, जो इस देश के अंदर जो गुलाम माना गया है, ब्राह्मण के घर में भी अपनी जिस माँ से पैदा होता है उसको भी वो पैर की जूती मानते हैं, उसको भी वो जो है शूद्र गवाल ढोल पशु नारी के रूप में मानते हैं। इसलिए उन महिलाओं को भी हमको जगाना है। अभी तो हम नहीं बल्कि उन्हीं के समाज के अंदर जो महिलाएं अभी निकल के बाहर आ रही है और वो कड़ा विरोध कर रही है। इसलिए मेरा ये है कि आप आशावादी बने और निश्चित रूप में हमारी जो है विजय होने वाली है। बहुत धन्यवाद।